भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भावना खंडेलवाल विषय बचपन और वृद्धि के प्रकरण बाल विकास के सिद्धांत के बारे में आज आपको अध्ययन कराऊंगी। बाल विकास के सिद्धांत में विकास के बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आज हम एक्सप्लेन करेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया। आधुनिक युग में ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने क्रांति पैदा कर दी। आज तक ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जितने शोध एवं अध्ययन किए गए हैं, उनमें सबसे अधिक विस्तृत, वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन पियाजे ने किया। यही कारण है कि जीन पियाजे को मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय शक्ति के रूप में जाना जाता है। पियाजे के ज्ञानात्मक सिद्धांत में ज्ञानात्मक प्रक्रिया का अर्थ ज्ञान से नहीं है, बल्कि इसका संबंध मानव बुद्धि से है, जो ज्ञान को व्यवस्थित एवं संगठित करती है तथा उसका उपयोग करती है। पियाजे का सिद्धांत शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक के बालक के ज्ञानात्मक विकास एवं व्यवहार के प्रति सूक्ष्म दृष्टि एवं सूझ उत्पन्न करता है, जो शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पियाजे के अनुसार ज्ञान कार्य करने से प्राप्त होता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर एक नवीन सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार संज्ञान विकास की अवधारणा आयु न होकर बालक के द्वारा चाही गई अनुक्रिया तक पहुंचने की निश्चित प्रगति है। बालक बाद की अवस्था की क्रिया नीतियों को प्रारंभ के स्तर की क्रिया नीतियों की उपलब्धि और उनके अभ्यास के बिना ग्रहण नहीं कर सकता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया है एवं यह कहा है कि मैं प्रशिक्षण से प्रकृतिवादी व जीव वैज्ञानिक हूँ। जीन पियाजे की एक प्रसिद्ध पुस्तक बाल चिंतन की भाषा में उन्होंने कहा है कि बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। वह बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई थी। ये अवस्थाएं 4 थी। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, जिसको उन्होंने संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था या संवेदनात्मक अवस्था या ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था भी कहा है। इसका समय काल उन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक का बताया है। दूसरी अवस्था उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई है, जिसे उन्होंने प्राक संक्रियात्मक अवस्था या प्राक प्रचलनात्मक अवस्था भी कहा है। इसका समय काल उन्होंने 2 से 7 वर्ष तक बताया है। तीसरी अवस्था उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या ठोस प्रचलनात्मक अवस्था भी कहा है, जिसे उन्होंने उसका समय काल 7 से लेकर 11 वर्ष तक का बताया है। जो चौथी अवस्था है वो उन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई है, जिसको उन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था भी कहा है। इसका समय काल उन्होंने 11 से 15 वर्ष तक का बताया है। इसे जीन पियाजे ने इस तरह से समझाया है। ये सेंसरी मोटर स्टेज है, ये जन्म से 2 वर्ष तक की है। ये प्रीपोर्शनल स्टेज है, ये 2 से 7 वर्ष तक की है। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की है। और चौथी जो है स्टेज, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 वर्ष से ऊपर तक की है। ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जिसमें पहली
संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्ति या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, चौथी औपचारिक या संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम विभिन्न उप अवस्थाओं में बांटते हुए अध्ययन करेंगे। पहली संवेदी पेशीय अवस्था। जिन प्याजे ने संवेदी पेशीय अवस्था, इसकी समय अवधि 0 से 2 वर्ष बताई है। यह अवस्था बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवधि तक रहती है। इस अवस्था में बालक इंद्रियों और संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें जीवन के प्रथम वर्ष में बालक किसी वस्तु की अवधारणा विकसित करता है। उसके बाद बालक अपनी पहुंच से परे लुप्त हुई वस्तुओं का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न करता है। वस्तुओं का आकार अपने मस्तिष्क में ग्रहण करने के पश्चात वह अभ्यास के अवसरों का उपयोग करता है। जन्म के समय बालक को कोई ज्ञान नहीं होता, धीरे धीरे वह ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब जन्म के समय बालक के पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वह अपने वातावरण से नवीन ज्ञान प्राप्त करता जाता है। यह समस्त ज्ञान इंद्रियों और संवेदनाओं के द्वारा प्राप्त करता है। इस आयु में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को पकड़कर इधर उधर रखना, उन्हें उठाना, हिलाता डुलाता है एवं वस्तुओं को मुंह में डालकर ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे एक शिशु अगर उसे कोई खिलौना या कोई वस्तु पकड़ा दी जाती है तो वह उसे इधर उधर करता है या उसे मुंह में डालकर खेलने का प्रयास करता है। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें वह शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमता का विकास करता है, वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा विकसित करता है, व्यवहारिक ज्ञान की उपस्थिति और प्रतीकात्मक ज्ञान की अनुपस्थिति होती है। उसे इस अवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान जो होता है, प्रतीकात्मक ज्ञान होता है, वो नहीं होता है। स्थान और आवश्यकताएं भी व्यक्तिनिष्ठ होती है, अर्थात बालक अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही कार्य करता है। जो वह सोचता, समझता या चाहता है उसे ही वह सही मानता है, जबकि दूसरे के विचारों और आवश्यकताओं आदि को समझने की क्षमता उसमें नहीं होती है। इस अवस्था को उसने 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। ये 6 उप अवस्थाएं थी वो पहली है प्रतिवर्त सहज क्रियाओं की अवस्था, जिसका कार्यकाल जन्म से 30 दिन या 1 माह तक का होता है। इस अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। जन्मजात स्वतः प्रेरित क्रियाएं, आत्म केंद्रीयता, बुद्धि की आदिम अवस्था मतलब बुद्धि का विकास बालक तथा वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के द्वारा होता है। द्वितीय अवस्था है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ये 1 माह से 4 माह तक की अवस्था है। इस अवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कारण एवं उसके प्रभाव का आभास होता है, क्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, विभिन्न वस्तुओं को पकड़ना, छोड़ना, विभिन्न अनुक्रियाओं एवं वातावरण के साथ समन्वय जैसे सुनने एवं बोलने के प्रयत्न के बीच, नवीन व्यवस्थापन के फलस्वरूप खेल की प्रक्रिया, आत्म केंद्रियता की स्थिति। इस अवस्था में बालक की प्रतिवर्त क्रियाएं उसकी अनुभूति द्वारा परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है। दोहराने के कारण उसे वृत्तीय कहा जाता है। तीसरी अवस्था उन्होंने बताई है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसका समयकाल उन्होंने 4 से 8 माह तक का बताया है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को उलटने, पलटने व छूने पर ध्यान अधिक देता है, न कि प्रतिवर्त क्रिया पर। वह जानबूझकर कुछ ऐसी अनुक्रिया करता है जो रोचक होती है और मनोरंजन होती है। चौथी अवस्था उन्होंने बताई है गौण स्कीमाटा के समन्वय की अवस्था। इसका समयकाल उन्होंने 8 से 12 माह तक का बताया है। इस अवस्था में बालक ऐसी जटिल क्रियाओं को कर सकता है जो उसकी इच्छा को प्रकट करती है। चिन्हों के माध्यम से वह पूर्व घटनाओं का आभास कर सकता है,
बालक नई वस्तुओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है तथा संकेतों को समझने का प्रयत्न भी करता है। खेल इसका मन बहलाने का प्रमुख साधन बन जाता है तथा छिपी वस्तुओं को खोजने का प्रयत्न करता है। यह उसकी स्मृति विकास को दर्शाता है। इस अवस्था में द्वितीयक वृत्ति क्रियाओं का समन्वय होता है। जो बताई है वो है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसका समय काल उन्होंने 12 से 18 माह तक का बताया है। इस अवस्था में बालक प्रयास व त्रुटि विधि से वस्तु के गुणों को सीखने का प्रयास करता है। इसका मतलब है बालक कार्यों को करने का प्रयास करता है और प्रयास करते हुए वह कई प्रकार की त्रुटियां भी करता है, और इस प्रयास और त्रुटि करते हुए वह कई कार्यों को करना सीख जाता है। शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि उसकी कम रहती है। उत्सुकता अभिप्रेरक की वजह से वह स्वयं वस्तु पर प्रयोग करता है। छठी अवस्था उसने बताई है मानसिक संयोगों द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जिसका समय काल उसने 18 से 24 माह तक का बताया है। यह मस्तिष्क संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था होती है। इस अवस्था में वास्तविकता के मानसिक प्रतिनिधित्वों के बनाने की योग्यता विकसित होती है। मतलब बालक लक्ष्य का प्रत्यक्षीकरण करके उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करने लगता है। बालक प्रयत्न और भूल द्वारा उचित क्रियाएं करने लगता है। भाषा विकास की प्रारंभिक पहचान के रूप में मुंह खोलने लगता है। 2 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक अनेक उपस्थित व स्मृतिजन्य वस्तुओं एवं अनुभवों का अनुक्रमण करने लगता है। बालक वस्तुओं को ढूंढने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। कार्य कारण को समझने की क्षमता भी पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त कर लेती है। वह कारण और परिणामों में संबंध स्थापित करने लगता है। दूसरी अवस्था है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। यह भाषा कौशल विकास की प्रमुख अवस्था है, जिसमें संदर्भ शब्दों की समझ पैदा होने लगती है। अब बालक वस्तु तथा उसके संदर्भ को प्रकट करने वाले शब्दों में अंतर स्पष्ट करने लगता है। वह चिन्ह व प्रतीक में अंतर स्पष्ट करने लगता है। विचार एवं कार्यों में गति आ जाती है, जिससे बालक अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्र करने लगता है। धीरे धीरे उसमें तार्किक गणितीय संप्रत्तियों का विकास होने लगता है। क्रियाओं का मानसिक प्रस्तुतिकरण प्रारंभ हो जाता है, जिसे विचार कहा जाता है। यह अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना या सूझ द्वारा सीखना की आदिम अवस्था है, जिसमें बालक किसी बाह्य व्यवहार के बिना अपनी समस्याओं को मानसिक रूप से सुलझाने लगता है। इस अवस्था के भी 2 भाग बताए गए हैं। पहला प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। दूसरी अवस्था प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके 2 भाग है। पहला प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जो कि 2 से 4 वर्ष तक की होती है। दूसरी अंतःदर्शी अवधि, जो कि अंतःप्रज्ञात्मक भी बोला जाता है, 4 से 7 वर्ष तक की होती है। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था की विशेषताएं, इसके अंदर सूचकता का विकास होता है। चिंतन व कार्य में संकेत व चिन्ह का प्रयोग होता है। खेलों में स्वांग करना, नकल करना, खेल नाटक प्रतीकात्मक योजनाओं का अभ्यास मात्र है, ऐसा जिन प्याजे कहते थे। हाव भाव से अभिनय, रेखाचित्र व रंगीन तस्वीर बनाना, कहानी व गीत सुनने का उल्लास, मौखिक भाषा का आत्मकेंद्रिता, अहम भाव, जीववाद, भौतिक घटनाओं को मानवीय अभिप्रायों से युक्त कर देना, जैसे सूर्य बादलों पर नाराज है, सूर्य आज उदास है। कई बार बालक जब भौतिक घटनाएं होती है उनको मानवीय अभिप्राय से युक्त कर देता है और कहता है कि सूर्य आज बादलों से नाराज है, सूर्य आज उदास है। स्वयं से बातें करने लगता है, जिसे जिन पियाजे ने कलेक्टिव मेलेलोस कहा है। आत्मकेंद्रितता चिंतन, सहचिंतन, मतलब बालक स्वयं के बारे में ही सोचता है और विचारता है।
केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वस्तु के एक ही पक्ष को देखता है। वो सोचता है कि जैसा वो सोचता है दूसरे व्यक्ति भी वैसा ही सोचते हैं। दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि, जिसे उन्होंने 4 से 7 वर्ष तक के कार्यकाल में बांटा है। इसमें साधारण मानसिक क्रियाएं जैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना, भाग कर पाता है। इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होते। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, सहज चिंतन जैसे जादुई चिंतन, सामाजिक रुचियों का विकास होता है। अनपलटन का दोष या विपरीत प्रक्रिया का न होना, जैसे उसे कह दिया जाए कि 4 + 4 8 हुआ, परंतु अगर 16/2 ये 8 कैसे हुआ पूछा जाए तो वह नहीं क्रम में, ऊपर नीचे के क्रम में वर्गीकरण का अभाव पाया जाता है। फिर है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 7 से 12 वर्ष तक के कार्यकाल में बांटा गया है। इसमें चिंतन व तर्क क्रमबद्ध नहीं होते हैं, ठोस वस्तु के आधार पर होते हैं। मूर्त रूप में चिंतन करता है, मूर्त वस्तु का तार्किक चिंतन कर पाता है। तरल, भार, लंबाई व तत्व के संरक्षण संबंधी समस्या का समाधान बालक कर लेता है। पंक्तिबद्धता का विकास, संबंधों में पदानुक्रम को समझना, विपरीतकरण की प्रक्रिया का विकास, वर्ग समूहन, वर्ग वचन, क्रमिकता का विकास हो जाता है। वस्तु को लंबाई, वजन और क्रम में निर्धारित कर पाता है। फिर है उस बालक में विचारों में क्रमबद्धता और जटिलता आ जाती है। वस्तु को पहचानने, वर्गीकरण करने व संबंध स्थापित करने की शक्ति का विकास हो जाता है। बालक में पलटन का गुण या संप्रत्यय निर्माण करने का गुण विकसित हो जाता है। कोई वस्तु कितनी दूसरे से हल्की या भारी है, यह करना उसे आ जाता है। दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व देने लगता है, आत्म केंद्रीकरण को छोड़ देता है। इस अवस्था में बालक को जाता है संरक्षण की समझ, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल का ज्ञान हो जाता है। फिर है यथार्थ का ज्ञान हो जाता है और उसे वर्गीकरण की योग्यता, वस्तु के वर्ग, उपवर्ग, उसके संबंध, समूह, संगठन व पुनर्संगठन की योग्यता उसके अंदर। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक होती है। इस अवस्था में चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता, चिंतन में वास्तविकता व वस्तुनिष्ठता का विकास हो जाता है। परिकल्पनात्मक निगमन तर्क का विकास हो जाता है। संभावना से वास्तविकता की ओर बढ़ते हुए समस्या समाधान हो जाता है। पेंडुलम या लोलक की समस्या का हल कर लेता है, जैसे धागे की लंबाई कितनी है, उससे लटक रही वस्तु का वजन कितना है, वह ऊंचाई जिस पर ढोलक को खींचकर छोड़ा जाता है, उस धक्के का बल जिससे वस्तु को छोड़ा जाता है, उन्हें वह समझने लगता है। तार्किक गणितीय अनुभव की प्रधानता रहती है। बालक में अपसारी चिंतन का या सृजनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है। वह हर पहलू को सोचने लगता है। संबंधात्मक व योजनाबद्ध चिंतन का विकास हो जाता है। निगमन तर्क का विकास हो जाता है, मतलब वह नियम से उदाहरण की ओर बढ़ने लगता है। स्थानांतरण की योग्यता का उसमें विकास हो जाता है। भाषा संबंधी व संप्रेषणशीलता का विकास हो जाता है। वह सभी मानसिक संप्रतियों का विकास हो जाता है, जैसे समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, निरीक्षण, निष्कर्ष निकालने की योग्यता का विकास, व्यवस्थित चिंतन, संश्लेषण, विश्लेषण, नियमीकरण व सूक्ष्म सिद्धांत की उसमें समझ विकसित हो जाती है। अन्वेषणशीलता, मौलिकता व रचनात्मकता आदि का उसमें विकास है। इस प्रकार आज हमने जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया है। मैं आशा करती हूँ कि इस कक्षा से आपने संज्ञानात्मक विकास को समझने का पूर्ण रूप से प्रयास किया होगा और आप इस कक्षा से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।